अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, शिजाज साइंस एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जो हम इस लेक्चर में सीखेंगे वो जो फेस ट्रांजिशन है उसको हम ग्राफिकल कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये आपके सामने एक ग्राफ दिया गया है जिसमें मुख्तलिफ स्टेट्स को एक्सप्लेन किया गया है कि ये जब मैटर जो है वो एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांजिट करता है, चेंज होता है, तो उस दौरान ग्राफ कैसे शो किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अंदर एक ग्राफ को रिप्रेजेंट किया गया है जिसमें एक्स एक्सिस पे टाइम को दिखाया गया है और वाई एक्सिस पे टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस के अंदर दिखाया गया है। इसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं ए बी सी डी और ई तक के ग्राफ आपको नजर आ रहा है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम ए से बी की तरफ जाते हैं। ए से बी जो स्टेट ऑफ मैटर है वो सॉलिड फेज है जिसको हमने एस के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। इसको अगर देखें तो ये ग्राफ जो है वो शार्पली लीनियर कर्व जा रहा है, स्ट्रेट ऊपर की तरफ इंक्रीजिंग जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये सॉलिड जो है टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर रहा है। टेम्परेचर अगर इसका इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। इसके पार्टिकल्स जो हैं वो विगरसली वाइब्रेट करेंगे ए टू बी के दरमियान। उसके बाद जब ये बी पे पहुंचता है तो इस दौरान इस सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि वो एनर्जी क्या करती है कि जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ रिडक्शन है उनको ओवरकम कर देती है, उनको रिड्यूस कर देती है, जो कि हेल्पफुल होती है इस सॉलिड को मेल्टिंग प्रोसेस में ले जाने के लिए। यहाँ बी पॉइंट के ऊपर जब आएंगे तो टेम्परेचर जो है बी टू सी के दरमियान कांस्टेंट रहेगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की वो भी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन चेंज इसमें आएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। जब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है तो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो अपनी पोजीशन से मूव होना शुरू हो जाएंगे। तो बी टू सी के दरमियान जो पार्टिकल्स की फिक्स पोजीशन थी उसमें चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी, वो मूव करना शुरू कर देंगे, अपनी पोजीशन से हट जाएंगे। तो बी टू सी के दरमियान जो प्रोसेस होगा वो मेल्टिंग, मतलब जो सॉलिड था वो लिक्विड की तरफ जाना शुरू कर देगा। जो सी तक पहुंचेगा तो सी के ऊपर सारा सॉलिड जो है वो मेल्ट होकर किस फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म के अंदर। अब सी टू डी जो ये सारा लिक्विड है। अब सी टू डी जो लिक्विड स्टेट है इसको हमने यहाँ पे दिखाया गया है कि ये लिक्विड फेज है। जो सी के ऊपर आया सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब सी टू डी जो सारे का सारा लिक्विड है, अब यहाँ से अगर आप देखें इस लाइन और इस लाइन में फर्क है। ये जो है कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर है, लेकिन सी के ऊपर जो ही आता है टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इस टेम्परेचर इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि जो लिक्विड है वो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगा। टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या है कि जो लिक्विड मॉलिक्यूल है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मूव करना शुरू कर लेंगे। जो जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती जाएगी उनकी जो रैंडम मूवमेंट है वो भी बढ़ती जाएगी। जब सी तक पहुंचे, सी से डी तक पहुंच जाएगा तो उसमें इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी कि वो किस प्रोसेस की तरफ चला जाए, बॉइलिंग की तरफ। बॉइलिंग मीन कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि वो सरफेस से एस्केप होना शुरू हो जाते हैं। उनमें इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है जो किस फॉर्म में आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मतलब कि उनकी विगरस मूवमेंट, रैंडम मूवमेंट इतनी ज्यादा हो जाती है ड्यू टू द एब्जॉर्ब एनर्जी कि वो सरफेस से इवेपोरेट करना शुरू कर देते हैं। इस लाइन में अगर आप देखें तो दोबारा से ये कांस्टेंट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन इस लाइन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डी तक आने में जो टेम्परेचर एब्जॉर्ब हुआ है वो शो किस फॉर्म में होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे जो प्रोसेस हो गया डी टू बी बॉइलिंग, क्योंकि मॉलिक्यूल ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था, उनकी विगरस मूवमेंट, रैंडम मूवमेंट ज्यादा हो गई थी, उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लेस हो गई थी बिकॉज ऑफ इंक्रीज टेम्परेचर जो कि
इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आया था। ये इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी जो है इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम कर देगी, मतलब मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे से अपार्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो डी टू ई तक जो प्रोसेस होगा वो बॉइलिंग प्रोसेस होगा, जो हमने यहाँ पे शो भी किया है। उसके बाद जो ये ई से ऊपर जाएगा इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी और वो सरफेस से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो ई से अबव प्रोसेस है ये गैस फेज के अंदर आ जाता है, मॉलिक्यूल मुकम्मल तौर पर गैसियस स्टेट में आ जाता है, एक दूसरे से अपार्ट हो जाते हैं। ये डी टू ई और ई टू अबव, इसमें थोड़ा सा समझ जाएंगे। डी टू ई जो है वो मॉलिक्यूल एनर्जी का एब्जॉर्ब करके एक दूसरे से अपार्ट होना शुरू करता है, और जो ये ई पे आता है तो सरफेस से एस्केप कर जाता है। मैंने पहले एक बात कही थी कि डी टू ई वेपराइजेशन शुरू हो जाता है, लेकिन जो ई पे पहुंचेगा तो वो सरफेस से एस्केप कर देगा। तो ये जो एक एक्सप्लेनेशन है वो हीटिंग एंड कूलिंग का है। यहाँ से आप देखते हैं कि स्टार्ट हो रहा है, ये बेसिकली एक हीटिंग का है, ठीक है। दूसरे लेक्चर में हम कूलिंग कर्व को भी देखेंगे, इसके रिवर्स हम चलेंगे तो इसको कूलिंग कर्व कहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर को आप देखें जरूर कि कूलिंग कर्व जो है कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। ये एक साथ में एक लाइन जो नजर आ रही है आपको सब्लिमेशन, अगर हम सॉलिड से, ये जो आपको एंड नजर आ रहा है, सॉलिड से डायरेक्ट हम किसके अंदर जा रहे हैं, बॉइलिंग गैस के अंदर, ठीक है। अगर हम सॉलिड को इतनी एनर्जी दे देते हैं और सारा सॉलिड कन्वर्ट नहीं होते, ये डिपेंड करता है उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर कि हम उनको कितनी एनर्जी देंगे। उनकी जो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो ब्रेक डाउन होकर वो किस में चली जाती है, डायरेक्ट गैस फेज के अंदर। उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो जाए अपनी जो पोजीशन है वो चेंज करें, वो इतनी ज्यादा विगरस मूवमेंट होती है कि वो सरफेस से ही एस्केप करके गैसियस फेज के अंदर चले जाते हैं। तो ये जो सब्लिमेशन प्रोसेस है, कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट, के वो डायरेक्ट इसमें चले जाते हैं फ्रॉम सॉलिड टू गैस। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने बेसिकली हीटिंग और कूलिंग कर्व के साथ हेडिंग लिखी गई थी। तो ये कर्व जो था वो हीटिंग के लिहाज से था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कूलिंग की तरफ भी जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह।